नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है अमरउजाला.com पर। आज हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान जो वैसे तो सबको कॉफ़ी पिलाते हैं, हम आज उनको कॉफ़ी नहीं इन्वाइट कर रहे हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू, शुक्रिया। तो कॉफ़ी विद करण का नया सीज़न काफ़ी हंगामे काट रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पे। जी। तो ये मुझे बताइए कि पहले तो मैं सीज़न 7 पे बाद में आऊँगा, ये आइडिया आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आया हो कि करण जौहर के साथ लोगों को कॉफ़ी पीनी ही चाहिए? पता नहीं, ये कुछ 18 साल पहले की बात है, 19 साल पहले की बात है, जब मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। मैंने तबस्सुम जी का एक शो आया करता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, दूरदर्शन पर। फिर सिमी जी का शो था रॉन्डेवू। तो मैं बहुत पसंद करता था इन शोज़ को। तबस्सुम जी का शो मैं वेट करता था, हर हफ्ते में एक बार आता था वो, और वो अपने टिपिकल स्टाइल में वो बातें करती थी, रेड रोज़ उनके, और इट वाज़ अ ब्यूटीफुल मेमोरी। मेरी चाइल्डहुड का एक खूबसूरत सा एक मेमोरी था। तो मुझे हमेशा मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैं भी एक टॉक शो करूँगा, लेकिन मैं 2 लोगों को बुलाऊँगा और एक एनर्जी बिल्ड, एक कन्वर्सेशन के। हमेशा लोग जो करते थे वो कभी-कभी एक करते थे, या कभी-कभी परिवार का कोई हस्बैंड वाइफ हो या ब्रदर या सिस्टर हो। मैंने सोचा कि कभी-कभी टू ब्रिंग 2 पीपल जो नेसेसरीली रिलेटेड ना हो, रिलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन रिलेटेड ना हो, और एक कन्वर्सेशन, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन हो सकता है। तो ये आइडिया मेरे ज़हन में आ गई थी, और उस वक्त स्टार प्लस के हेड थे समीर नायर जी, उनसे मेरी बात हुई थी, उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो बस, और मैंने बोला, उस टाइम लोग ने कहा कि के मेरे लिए लकी है, तो मैंने कुछ कुछ होता है बनाई थी, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो। तो मैंने बोला चलो, अगर चैट शो का नाम रखना है तो कॉफ़ी विद करण, बट कॉफ़ी विद अ के, तो स्पेलिंग बदल दी, जिसके लिए मुझे आलोचना मिली है। और मुझे एक इंग्लिश टीचर ने मुझे आके कहीं वो मिली थी, उन्होंने कहा कि आपकी वजह से बच्चे जो हैं वो कॉफ़ी के से लिख रहे हैं। तो आई थिंक ये प्लीज़ आप करेक्ट करें। ऐसा अभी करेक्ट तो नहीं कर सकता, नाम अभी सेट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये आइडिया मुझे तब आई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैं एक फ़न, एक टाइम पास के लिए मैं कर लूँगा, एक हॉबी आप समझ लो। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि 18 साल बाद इस टॉक शो की चर्चा आज भी हो रही है, और हम अपने 7 सीज़न में जा चुके हैं। तो आपका पर्पस जब होता है किसी को बुलाने का, अपने मेहमान को, तो जो भी मेहमान आता है, जाहिर सी बात है वो नामचीन होता है, लोग उसके बारे में जानते हैं। उसकी पर्सनैलिटी जो मेकअप के पीछे है, कि एक एक्टर को हम पर्दे पर देखते हैं एक्टिंग करते हैं, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग का प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसके फ्लॉज के बारे में बात करते हैं, उसकी पॉजिटिवनेस की बात करते हैं। तो उसमें कितनी रिसर्च आपको करनी पड़ती है? हालांकि सब लोग आपको जानते हैं और सबको आप जानते हैं, फिर भी उनका कोई अलग ट्रेट निकाल के लाने के लिए जो कि दर्शकों के साथ रह जाए, ऐसी कोशिश रहती है आपकी कोई? बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, ना मैं रिसर्च करता, ना मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ना मैं कहीं से पढ़ता हूँ। कार्ड तो आप सिर्फ लेते हैं? कार्ड वो सिर्फ रैपिड फायर के होते हैं, वो सिर्फ बाकी के जो कॉन्वर्सेशनल पॉइंट्स हैं वो मैं कभी, क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं। कभी-कभी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो शायद मैं उनको पर्सनली शायद इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन उनकी फ़िल्में द्वारा, उनकी काम द्वारा मैं उनको समझ सकता हूँ। मैं उनकी मैं अपने एनालिसिस मैंने अपनी दिमाग में बना दिए। जैसे समांथा आई थी, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि शी इज़ अ टेरिफिक एक्टर, मैंने उनका काम बहुत देखा है, लेकिन पर्सनली हम सिर्फ 2 बार मिले थे, लेकिन मैं जानता था उसके बारे में, मैंने उनका काम देख लिया था, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनके काम का। तो मुझे लगा बहुत ही ऑर्गेनिकली और बहुत ही एक नेचुरली सवाल मेरे ज़हन में, मेरे मन में आते हैं, और मैं पूछ लेता हूँ। मैं वैसे ही एक क्यूरियस किस्म का इंसान हूँ, मैं हमेशा चीज़ें जानना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में क्या है। फ़न की बातें ही हो रही, फ़न होता है, ज़्यादा टाइम पास वाली बातें होती है, ज़्यादा सीरियस हम लेते नहीं शो को। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि उस कैजुअलनेस में लोगों की सही जो पर्सनैलिटी है, जो सितारे की पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटीज़ की पर्सनैलिटी है, जो सेलिब्रिटीज़ की जो अंदर की एक एटीट्यूड है, या उनकी जो अंदर की बाकी जो रियल पर्सनैलिटी है, वो नेचुरली बाहर आ जाती है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन उस तरह का होता है। नॉर्मली मेंबर्स ऑफ मीडिया के साथ वो थोड़े ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, वो ज़्यादा अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते। मेरे साथ क्योंकि एक दोस्ती है, तो कभी-कभार वो भूल भी जाते हैं कि कैमरा कुछ ज़्यादा रिवील कर लेते हैं, और भूल जाते हैं कि कैमरास चल रहे हैं और एक्चुअली ये आर्काइव हो रहा है ये शो। कभी-कभार ऐसे भी हुआ है कि उन्होंने फ़ोन भी किया है और कहा है कि हमने कुछ एक्साइटमेंट में 2-3 चीज़ें ऐसी कह दी हैं, उनको ज़रा देख लेना, संभाल लेना या काट लेना, और मैं हमेशा काट देता हूँ। मेरा ये ट्रस्ट लेवल जो है बना रहे। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रिश्ता है सेलिब्रिटी का और मेरा, जो मैं बुला रहा हूँ, पहले तो मेहमान के दर्जे से मैं बुला रहा हूँ, और मेहमान जैसे कहते हैं हमारी सभ्यता में, मेहमान भगवान है। तो उनके इमोशंस को आई वुड से को प्रोटेक्ट करना, वो मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और
कॉफ़ी विद करण जैसे इस बार जब आपने सीज़न शुरू किया तो आपने शुरू में कुछ बातें ऐसी कहीं जो बिगनिंग फर्स्ट जो एपिसोड था कि पिछले 2 साल काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा कहा और काफ़ी ऐसी बात की। तो वो जो बातें आप कह रहे थे, उसको कहने के लिए ज़ाहिर-सी बात है सिनेमा या अखबार या टेलीविज़न माध्यम नहीं है, आपका शो ही हो सकता है। जी। तो कॉफ़ी विद करण कई बार करण जौहर के माउथपीस की तरह भी काम करता है? बिल्कुल। बहुत चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं शायद नॉर्मली एक इंटरव्यू में नहीं कह पाता या कहना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि वो एक किस्म का प्लेटफ़ॉर्म अभी बन चुका है। स्पेशली एपिसोड के पहले 2 मिनट्स में मैं जो कहता हूँ, वो कभी-कभी मेरी पर्सनल ओपिनियंस होती हैं। ऑफ़ कोर्स उसे ह्यूमर में हम कोट करते हैं, उसको थोड़ा लाइट बनाते हैं, ज़्यादा हेवी नहीं बनाना चाहते। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं शो के दौरान भी कहता हूँ अपने गेस्ट के साथ, वो मेरी अपनी फीलिंग्स होती हैं, मेरी अपनी राय होती हैं। और अगर आप ध्यान से शो को देखोगे तो कुछ चीज़ें मैं कह दूँगा जो वाक़ई मेरी ओपिनियन है, जो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो वाक़ई आप डिस्टर्ब रहे पिछले 2 साल में इन सारी चीज़ों को लेके? कौन डिस्टर्ब नहीं रहा है? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इन 2 सालों में, इंडस्ट्री की बहुत आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म, बहुत सारी बैशिंग हुई है, बॉयकॉट के इतने ट्रेंड्स हुए हैं। और मेरे अगेंस्ट इतनी कुछ बातें लिखी गई थी, कॉलम्स मैंने पढ़े, ट्रोलिंग हुई थी, ट्विटर में इतने सारे लोगों ने इतना कुछ कहा था, इंस्टाग्राम पे। ज़ाहिर है कि हम ह्यूमन हैं, अफेक्ट तो होते हैं हम, हर्ट की ऐसी फीलिंग हर्ट भी होती है कि हमने इतना काम किया है, मेहनत किया है, यही चाहा है कि लोगों के दिल हम खुश करें अपने काम से। ये सब चीज़ें जब लोग समझते कि वो आपको जानते हैं और वो अपनी राय बना लेते हैं, जो वजह से वो आपको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, जिस किस्म के इंसान हैं आप किस किस्म के बेटे हैं या आप किस किस्म के पति हैं या आप किस किस्म के इंसान हैं, दोस्त हैं, जो भी है, वो अपनी राय बना लेते हैं और फिर लिखना एक शुरू हो जाता है। फिर इट लीड्स टू अ रिपल इफेक्ट, एक लिखता है फिर बार-बार कोई और लिखने लगता है। तो इन 2 सालों में बहुत कुछ पढ़ा था और ऐसा ही एक पल आया था कि मुझे लगा कि शायद मैं ये सीज़न ना करूँ, शायद मैं कॉफ़ी विद करण को वापस ना लाऊँ। फिर मेरी माँ जो है, मेरी बहुत बड़ी इम्प्रेशन है मेरी ज़िंदगी में, वो मेरी माँ की है। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की अपब्रिंगिंग मैंने आपको दी है, मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप अपने इंसान बनो। दूसरों की राय को लेकर आप आगे मत चलो, जो आप सोचते हो, जो अगर आपने सही दिमाग से और एक क्लीन हार्ट से आपने जो भी किया है, अगर वही आपको लगता है तो फिर वाकई आपको कॉफ़ी विद करण करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मिस कर रहे हो। आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा कुछ अधूरा सा रह गया आपकी ज़िंदगी में। तो मैंने उनकी एडवाइस ली और हॉटस्टार को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम तो भैया तैयार हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा ये शो है, बड़ा शो रहा है, सक्सेसफुल शो, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल डिजिटल शो अभी बन जाए। और मैंने कहा तो चलिए, हॉटस्टार की इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन है, इतना बड़ा उनका बेस है, ज़्यादा है, टेलीविज़न से ज़्यादा रीच है। हाँ जी, बिल्कुल रीच बहुत कमाल का है। तो मुझे लगा कि मेरे खुद के शो को इतनी बड़ी व्यूअरशिप मिल जाएगी तो व्हाई नॉट। तो एक सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई और शो वापस आ गया इन 7th सीज़न। तो करण जौहर जब किसी को फ़ोन करते होंगे, आपके ऑफिस से फ़ोन जाता होगा कि आपको कॉफ़ी विद करण पे आना है, किसी स्टार को या किसी डायरेक्टर को, या कई बार लोग मना भी करते होंगे कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। जैसे अभी बात चल रही थी, शायद आप एस.एस. राजामौली और संजय लीला भंसाली को एक साथ लाने वाले थे। नहीं, कुछ हुआ, कुछ डेट की कोऑर्डिनेशन की वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्लाइटली अनकंफर्टेबल होते हैं शो के टोनैलिटी को लेके। उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट्स वो बिटवीन मी एंड देम है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत खुल के मुझे कहा है कि यार आई लव द शो, आई लव टू वॉच इट, लेकिन मैं आना नहीं चाहता। मैं थोड़ा इस शो के टोनैलिटी से डरता हूँ, शायद ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। मैं समझता हूँ, बिकॉज आई फील कि हर आदमी ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी है बड़े पर्दे पे बड़े फिल्में बनाना, अच्छी फिल्में करना, अच्छी कहानियाँ बताना। तो ये एक जैसा होता है, एक हॉबी है। तो हॉबी में मैं बुरा मानता नहीं। अगर कोई आना चाहे तो अपने दिल से आना चाहते हैं तो उनको मैं बहुत अच्छी तरह इनवाइट करता हूँ, लेकिन आई डोंट फोर्स एनीबॉडी। जो नहीं आना चाहते, जो नहीं कंफर्टेबल है, वो ना आए। अभी जैसे आप बीच में कह रहे थे कि आपको लेके एक छवि बन गई, सिर्फ आपको लेके नहीं होती। मुझे लगता है कि जो फिल्म स्टार्स है, फिल्म एक्टर्स, जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके बारे में लोगों को उतना ही पता है जितना वो अपनी फिल्म के रिलीज़ के वक्त बताते हैं। जी। एक समय था कि जब फिल्म स्टार्स के साथ में या फिल्म मेकर्स के साथ में जर्नलिस्ट का लंबे इंटरेक्शंस होते थे विदाउट रिलीजिंग एनी फिल्म, कि जरूर नहीं फिल्म रिलीज हुई तभी हो कि करण जौहर से अगर बात करनी है, 1-1.5 घंटे का समय मिला, उनके सारे जो भी फिल्म हैं, उनके व्यक्तित्व के अलग अलग आयाम, उन पर बात होती थी। क्या उनका संघर्ष है, क्या उनका सिनेमा है, क्या वो शोध कर रहे हैं, क्या अगली सिनेमा का उनका उद्देश्य है, वो बंद हो गया है। तो ऐसा आपको भी लगता है कि एक
जो हमारा समाचार माध्यम होते थे उनमें सिनेमा को लेके एक तय दिशा में ही कवरेज होती है। देखिए क्या हो गया है कि आपके और मेरे बीच में, चलो हम दोनों जी, का हाँ, एग्जांपल ले रहे हैं, या आपके या किसी सेलिब्रिटी के बीच में या सितारे के बीच में, एक्टर के बीच में अभी सोशल मीडिया आ चुका है। वो पहले नहीं हुआ करता था और कोई माध्यम था ही नहीं जिस पर कोई एक्टर बोल सके या डायरेक्टर या निर्देशक या निर्माता अपनी राय दे सके, अपने ख्याल बता सके। वो माध्यम रहा ही नहीं है, वो है ही नहीं। अभी हर कोई जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी एडवाइस, अपनी ओपिनियन, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज लिख रहे हैं। तो खाया, ये बनाया, ये पहना, वहाँ से हाँ, जो क्या खाया, क्या पहना, क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर के ख्याल क्या है, बाहर के ख्याल क्या है, जो भी है। तो अभी क्या है, वो जर्नलिस्ट जो है, मेंबर ऑफ द मीडिया, वो भी वहाँ से लेते देते हैं। एक्टर ने भी अपनी बात कह दी है, तो दे डोंट हैव टू मेक अ वन। तो क्या हो गया कि सबसे बड़ा कंफर्ट और सबसे बड़ा शायद दुश्मन भी सोशल मीडिया बन चुका है कि अभी इतना कुछ ऑलरेडी है, इसलिए एक्टर्स को लगता है कि वाकई इतना कुछ हो रहा है। जहाँ जाते हैं तो पेपराज़ी उनकी तस्वीरें लेते हैं, जहाँ इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ बातें होती रहती हैं। तो आई फील उनको वैसे ही लगता है कि अभी बाहर उनको सिर्फ रिलीज़ के वक्त आना चाहिए। उस दौर में, जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं, और मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। मेरे पिता निर्माता हुआ करते थे और वहाँ हमारे यहाँ आउटडोर्स में जर्नलिस्ट आते थे, वक्त बिताते थे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ। हाँ, और वो अच्छा होता था, एक माहौल क्रिएट करते थे। वो होता नहीं अभी, क्योंकि ऐसा क्या है कि सबसे बीच में ये सोशल मीडिया बन के आ गई। 2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। जैसे एक सोशल मीडिया का आपने देखा कि हर स्टार्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जितने उनके फॉलोअर्स होते हैं अगर उतनी ही टिकटें बिक जाएं उनकी फिल्मों की तो कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होगी जी। लेकिन मुझे ये लगता है, हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, कि जितना हम अवेलेबल हो जाते हैं इजीली अपने फैंस के लिए या व्यूअर्स के लिए, जैसे सिक्का होता है ना, सिक्का को आप जितना चलाओगे जैसे चमक होता जाता है। तो अगर फ्री में सोशल मीडिया पे हर स्टार की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फिल्म के बारे में अवेलेबल है, तो क्या ये सिनेमा के प्रति एक दर्शक का आकर्षण कम नहीं करता है? ये आज का दौर है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑडियंसेस को रोक रहा है। कि हाँ, एक मिस्ट्री वाली क्वालिटी चली गई है। अगर मैं कहूँ कि आज की जो डेफिनेशन है सुपरस्टारडम, जिस तरह हम जानते थे बच्चन साहब, राजेश खन्ना साहब, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, उनके लिए अक्षय कुमार, आज की जनरेशन शायद ही वो स्टारडम ना देख पाए क्योंकि वो मिस्ट्री चली गई है। एक होता था कि जब अमिताभ बच्चन एक पार्टी में आते थे तो मैं बच्चा था तब, ऐसा लगता था कि वाकई एक ऑरा है, एक एनर्जी आई सबकी। आज क्या पहना है अमित जी ने, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, क्योंकि हम नहीं देख पाते थे उनको हर जगह। वो सिर्फ प्रीमियर्स, मुहूर्त में उनकी तस्वीरें आती थी, तो एक मिस्ट्री थी, वो मिस्ट्री एलिमेंट चली गई। वो ज़रूर मैं कहूँगा, इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक मिस्ट्री है मूवी स्टारडम की, वो चली गई है। वो अभी अवेलेबल हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन ऑडियंसेस भी बदल चुके हैं, वो भी अभी यूज्ड टू हो गए हैं कि अभी एक्टर्स यहाँ मिलेंगे, अभी अच्छी पिक्चर होगी तो जाएंगे। आई थिंक सिनेमा, अगर आपकी नैरेटिव जो है वो ताकतवर हो, उसमें दम हो, एक कहानी जो आप दर्शाएं, जो बहुत अच्छी तरह खूबसूरती से आप दर्शाएं, तो मुझे लगता है कि ऑडियंसेस ज़रूर जाएंगे देखने। जब मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि हिट फिल्म इज़ अ गुड फिल्म, तो ही से अगर आप गुड फिल्म बनाओगे, अच्छी पिक्चर बनाओगे, वो ज़रूर हिट होगी। अगर आप बुरी पिक्चर बनाओगे नहीं चलेगी। और जहां आपको लगे कि आपने ऐसी पिक्चर बनाई जो पैन इंडिया के लिए नहीं है, जो हिंदुस्तान का हर कोई फैमिली ऑडियंस या इंडिविजुअल ऑडियंस उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो बिजनेस रिफ्लेक्ट कर लेगा। ऐसा हुआ ही नहीं कि बहुत कोई खूबसूरत फिल्म बनी है जो हिंदुस्तान ने बहुत तहे दिल से चाहा है और वो फिल्म नहीं चली, वो होता ही नहीं है। आखिरी सवाल मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने राजेश खन्ना जी का नाम लिया बीच में। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदुस्तान या हिंदी फिल्मों के 4-5 बड़े निर्माता मिलकर के फिर से एक यूनाइटेड 7 प्रोड्यूसर्स टाइप का कोई कंपटीशन करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल कि बार बार आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग सितारों के बच्चों को ही काम देते हैं। जी जी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड 7 प्रोड्यूसर्स की तरह कोई कॉम्बिनेशन बने प्रोड्यूसर्स का और एक ऑल इंडिया कंपटीशन फिर से हो और फिर से एक नया राजेश खन्ना ढूंढा जाए? मैं उस कमिटी का हिस्सेदार होना चाहूँगा। उस कमेटी में मैं शायद उसकी स्टीयरिंग कमेटी में ज़रूर मैं होना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि अभी जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में से हो, वो ऑलरेडी मुंबई पहुँच चुके हैं यहाँ, क्योंकि उनके सपने को लेकर वो आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि वो खोज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम सब जानते हैं बहुत कनेक्टेड हो चुका है दुनिया, वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया।
तो जो भी आना चाहते हैं ऑलरेडी हमारे शहर में आ चुके हैं, चाहे वो एड्स कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि कोई बहुत खूबसूरत सा टैलेंट कहीं है, वो अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं। तो उस खोज की ज़रूरत अभी पड़ती नहीं। अभी टैलेंट बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो वो जानते हैं कि नया नया कौन आया है। तो और हम पे ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन वो ये नहीं गिनते कि हमने उससे ज़्यादा लोगों को नॉन फैमिली मेंबर्स के, जो फिल्म फैमिली से नहीं है, उनके साथ काम किया है। लंबी लिस्ट में दे सकता हूँ डायरेक्टर्स के, एक्टर्स के, लेकिन वो लॉजिक है ही नहीं। फिर भी यार आप लोग आरोप लगाते, तो बस जैसे राजेश खन्ना का ही गाना है, वो उनका ही गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो आई थिंक वही है मेरी लाइफ का। वो अभी मंत्रा बन चुका है, एक किस्म का एक मोटो है कि हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, कहीं बीत ना जाए रहना। Thank you so much, Karan. Thank you for talking to us. Not at all. My absolute pleasure. Thank you so much.